subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basics of the oral anti-diabetic drugs. तो आज की इस वीडियो पे हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी चैप्टर का ही पार्ट है, मीन्स ये आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। So, oral anti-diabetic drugs or oral hypoglycemic drugs means the drugs which lower the blood sugar level or blood glucose level and they are orally active means ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए या हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ओरली लेते हैं, उन ड्रग्स को हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले सकते हैं या बोल सकते हैं। बात करें हम लोग ओरल एंटी डायबिटिक की, उससे पहले बात करते हैं हम लोग डायबिटिक की। तो डायबिटिक मेलिटस या डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसके डिटेल्ड ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको डिटेल्ड में नॉलेज हो सके कि डायबिटीज़ है क्या, क्या बेसिक रोल है इंसुलिन के, क्या बेसिक पैथोफिजियोलॉजी हैं आपके टाइप 1 डायबिटीज़ के और टाइप 2 डायबिटीज़ के। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ बहुत ही कॉमनेस्ट एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। अब बेसिकली ये बात करें हम लोग टॉप 3 कंट्रीज़ की, उसमें आपके चाइना, इंडिया और यूएस आते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो हैं आपके हर 10 में से एक को डायबिटीज़ है आज के डेट पे। इसलिए बहुत ही डेंजर डिसीज़ हो जाता है क्योंकि डायबिटीज़ से एक तरीके से आपकी एजिंग बढ़ती है, जो आपके सेलुलर का जो डेथ लाइफ है वो बढ़ते जाती है और वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए अल्टीमेटली जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनकी जो एज है कम हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो बात करें डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ बेसिकली आपके जो ब्लड शुगर लेवल का जो मेंटेनिंग हार्मोन है, खासकर इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन एक तरीके से आपके बॉडी के अंदर में हाइपरग्लाइसीमिया को कंडीशन को कंट्रोल करता है या ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से या उसके रिलीज ना होने से, ठीक है, हमारे जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे पेंक्रियास के बीटा सेल्स में बनते हैं। जो बात करें हम लोग लिंगरहैंस सेल्स की, आपके पेंक्रियास की, तो उसमें आपके अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स वगैरह होते हैं। अल्फा सेल्स से बनते हैं आपके ग्लूकागॉन और बीटा से बनते हैं आपके इंसुलिन। तो बीटा सेल्स में या तो प्रोडक्शन या तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इंसुलिन का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर अगर प्रोडक्शन हो रहा है और वो स्टोर्ड है तो स्टोर्ड इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन भी प्रॉपर बन रहा है और रिलीज हो रहा है लेकिन जो आपके टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में जो आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं फंक्शनलिटी इनएक्टिवेट हो चुके हैं, तो एक तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं टिश्यूज़, जो कि आपके प्रॉपरली काम नहीं करते हैं उस वे पे। मीन्स क्योंकि आपका जो इंसुलिन है डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल को कम नहीं करता है ना, ऐसा नहीं कि इंसुलिन रिलीज हुआ और ब्लड शुगर लेवल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो अल्टीमेटली जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं, लीवर हैं, ठीक है, उनमें जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करके उनका जो अपटेक सिस्टम है ग्लूकोज का, उनका जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज का वो इंक्रीज़ करता है। तो आपके अपटेक या यूटिलाइजेशन ग्लूकोज के बढ़ने से उनका जो ब्लड शुगर लेवल है अपने आप कम हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन काम करता है। तो पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से इंसुलिन का रोल है आपके इस चीज़ों में, इस डायबिटीज़ मेलिटस पे। तो इंसुलिन बेसिकली रिलीज़ कब होगा, जब आपकी ब्लड के अंदर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, ये बेसिकली होता है मोर देन 70 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, 70 mg पर डेसीलीटर से अगर ब्लड शुगर लेवल ऊपर होता है तब आपका जो पेंक्रियास में बीटा सेल्स हैं उनमें जो इंसुलिन ग्रेन्यूल्स हैं उनसे इंसुलिन रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ही एक तरीके से इंसुलिन रिलीज के लिए स्टिमुलेटर है। उसके अलावा बहुत सारे और रेगुलेटर्स हैं इंसुलिन रिलीज होने के, हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी वाले क्लास बेस पे। तो ये ग्लूकोज जो है जब आपके बॉडी में इंक्रीज होगा तब अल्टीमेटली ये जो हैं आपके जो ये बीटा सेल्स हैं, ये आपके पेंक्रियास का बीटा सेल्स है मान लीजिए, तो इसमें आपके जो GLUT2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं इसके थ्रू ये ग्लूकोज जो है आपके एंट्री करेगा आपके सेल्स के अंदर में। वहाँ पे जो उनका पाथवे चलेगा एनर्जी प्रोडक्शन का, उसके थ्रू आपका ATP बनेगा।
एटीपी बनने की वजह से, एटीपी प्रोडक्शन हाई होने की वजह से ये जो एटीपी है ये आपके पोटेशियम या एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। दिस एटीपी ब्लॉक दिस चैनल, ये आपके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने से जो पोटेशियम चैनल आपके इंट्रासेलुलर है वो आपके बाहर नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली इसका भी जो लेवल है वो इंक्रीज होता है आपके एटीपी का, पोटेशियम का। तो पोटेशियम एक तरीके से पॉजिटिव आयन है, मतलब आपके जो पोलराइजेशन है उसको इन्हेंस करेगा, है ना, वोल्टेज बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपका फिर ये जो वोल्टेज बढ़ने से आपका जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और ये एक्टिवेट होने से आपका कैल्शियम जो बाहर में है वो आपके अंदर आएगा, ठीक है, इनसाइड आएगा। तो उसकी वजह से जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो आपके इंक्रीज हो जाता है, और कैल्शियम कंसंट्रेशन आपके इंट्रासेलुलर स्पॉट में इंक्रीज होगा तो वो बेसिकली आपके जो भी ग्रेन्यूल्स होंगे उनको रिलीज के लिए या एक्सोसाइटोसिस के लिए प्रमोट करेगा। सो दिस इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन फर्दर प्रमोट द एक्सक्रीशन, तो या फिर सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स। तो जो भी ग्रेन्यूल्स में आपके जो इंसुलिन स्टोर्ड हुए हैं, बने हुए हैं आपके, उससे वो इंसुलिन रिलीज कराएगा। ये इंसुलिन फर्दर आपके जो टिश्यूज़ में इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं या इंसुलिन लाइक रिसेप्टर्स हैं, तो ये बेसिकली आपका है इंसुलिन लाइक रिसेप्टर या इंसुलिन रिसेप्टर्स, जो कि एक तरीके से एंजाइम लिंक्ड, खासकर टायरोसिन काइनेज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। इसके थ्रू आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोटीन रेगुलेटर आपका बनेगा बाद में, ठीक है। तो ये बाइंड करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है इंसुलिन के वर्किंग का। इसके अलावा जो बहुत सारे आपके पेप्टाइड्स हैं, जैसे कि बात करें ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड्स, ये सब भी आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन पाथवे के थ्रू हम समझेंगे आगे ड्रग में कैसे काम करते हैं। तो इन पाथवे के थ्रू आपका इंसुलिन आपका रिलीज होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा वैसे ही आपके सेल्स के अंदर में एटीपी बढ़ेंगे। एटीपी बढ़ने से पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा, ब्लॉक होने से पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे जो डिपोलाइजेशन है वो इन्हेंस होगा, उससे जो आपका कैल्शियम चैनल है वो एक्टिवेट होगा। कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ने से आपका एक्सोसाइटोसिस भी या सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा इंसुलिन का। जस्ट अपोजिट आपके ग्लूकोज लेवल कम होने से आपका जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है, इसके अपोजिट पाथवे पे, ठीक। तो इस तरीके से इंसुलिन काम करता है। और जो इंसुलिन का जो रिलीजिंग का पैटर्न है वो होता है 2 फेज़ में, फेज़ 1 और फेज़ 2। ये जो ग्राफ है वो ही फेज़ 1 फेज़ 2 को शो कर रहा है। तो फेज़ 1 मतलब होता है इनिशियल रैपिड सिक्रेशन, ठीक है, ये इनिशियल रैपिड फेज है। ये आपका डिलेड स्लो रिलीजिंग फेज है आपका फेज़ 2। तो जैसे ही आपका नॉर्मल केस में आपका जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो भी पहला फेज में स्टोर्ड आपके जो ग्रेन्यूल्स में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, बेसिकली बात करें तो 200 यूनिट आपके कंटेंट रखता है बिटा सेल्स वगैरह, जिसमें से बात करें अप्रोक्सीमेटली ये 50 यूनिट जो है पर डे रिलीज करते हैं आपके इंसुलिन। तो जो भी स्टोर्ड इंसुलिन है वो तुरंत ही फास्टली रैपिडली आपके सिक्रीट होगा, उससे आपके बॉडी के अंदर में जो इंसुलिन का जो लेवल है mg/ml में वो रैपिडली इंक्रीज होगा। फिर आपका उनका यूटिलाइज होगा और धीरे धीरे वो कम होगा। फिर बाद में जो आपके फेज़ 2 है, फेज़ 2 में आराम से रिलीज़ होते हैं, जो बनते हैं वो भी धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं, मतलब बनना और रिलीज़ होना दोनों ही साथ में चलता है फेज़ 2 पे। ये आपका नॉर्मल कंडीशंस है। अब बात करें डायबिटीज़ की, तो टाइप के होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। अब इनके जो नए क्लासिफिकेशंस हैं उनमें आपके पहले हम बोलते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेल्टस या IDDM या फिर NIDDM। तो ये अब सही नहीं है, क्योंकि टाइप 2 में भी और टाइप 1 में भी दोनों के केस में आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है, ठीक। तो बात करें हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो होता ही नहीं है, चाहे फेज़ 1 में चाहे फेज़ 2 पे, मतलब वहाँ पे रिलीजिंग और प्रोडक्शन दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ में, यहाँ पे फेज़ 1 मतलब तुरंत इनिशियली रैपिड जो फेज़ है, आपका जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा वैसे ही इंसुलिन को रिलीज़ होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो इसके केस में सिंथेस तो होता है और ये डिलेड फेज में रिलीज़ करता है, इनिशियल केस में रिलीज़ नहीं होता है। तो ये अचानक से आपको हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन बन सकता है आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में खास बात यह है कि इनमें ओबेसिटी भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, टाइप 1 में भले ही ना रहे। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की हो या फिर इंसुलिन सिक्रीशन की हो या इंसुलिन रिलीजिंग पैटर्न की हो। अब आते हैं हम ड्रग की। तो ड्रग की बात करें, उनमें से बहुत सारे ड्रग हम यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारे नए ड्रग्स बन रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, ठीक है, और कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च चल रहा है।
तो डायबिटीज़ बहुत ही हॉट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हों, ऑब्जेक्टिव्स हों या जीपेट हों, डायबिटीज़ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो डायबिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, हम इन सारे ड्रग के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे आने वाले क्लासेस में, ताकि आपको जीपेट से क्वेश्चंस जो बनेगा वो भी आपको सॉल्व कर सकें। तो बात करें, पहला ड्रग है इन्हेंस द इंसुलिन सिक्रेशन। ऐसे ड्रग जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को इन्हेंस करते हैं। अगर किसी वजह से आपका इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, उसके केस में हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आते हैं क्लास ए पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर। इसमें आते हैं दो ड्रग्स, सल्फोनीलयूरिया और फिनाइल एलानिन एनालॉग्स। ठीक है, दोनों ही आपके इस जो पोटेशियम चैनल हैं जो एटीपी ब्लॉक करता है वो इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने से अल्टीमेटली जो आगे होता है वो होगा और इंसुलिन रिलीज़ होगा, अगर वो इंसुलिन प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो रहा है तो बात करें कि हिस्ट्री की, तो 1940s पे जब सल्फोनामाइड ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स थे या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स थे सॉरी, तो उन ड्रग्स का यूज़ कर रहे थे, तो उनमें जो कॉमन साइड इफेक्ट्स था दिखा गया कि आपका हाइपोग्लाइसेमिया, ये ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहे हैं। तो फिर बाद में ये लीड मिला कि ये हम सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स को हम एज ए एंटी डायबिटिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कर रहा है। तो एक तरीके से सल्फोनामाइड डेरिवेटिव के सेकेंडरी इफेक्ट में आए। फिर बाद में नए डिस्कवर हुआ, रिसर्च हुआ और लगभग 1950s के एरा पे आपका जो पहला ड्रग है टोलोबुटामाइड फर्स्ट जनरेशन, वो आपके मार्केट में आया और ये सल्फोनीलयूरिया डेरिवेटिव्स हैं, ठीक, जो कि प्रॉपर्ली एटीपी चैनल को ब्लॉक करके आपके जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है उसको प्रमोट करता था या ब्लड शुगर लेवल को कम करता था। इसके बाद में नए रिसर्च आए और नए नए ड्रग्स जो सेकेंड जनरेशन सल्फोनीलयूरिया वगैरह हैं, जैसे कि बात करें ग्लिबिनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकाजाइड और ग्लिमेपिराइड, ये सब ड्रग जो है नए आने लगे। इसके अलावा बात करें हम लोग फिनाइल एलानिन एनालॉग्स की, जिसमें आपके रोपा ग्लिनाइड या नाटेग्लिनाइड वगैरह भी इसी क्लास के ड्रग्स हैं, जिनकी डेरिवेटिव्स अलग हैं लेकिन काम सेम है, आपके जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम होगा। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका DPP4 इनहिबिटर्स, डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली आपके जो बॉडी के अंदर में पेप्टाइड्स हैं जो कि इंसुलिन लाइक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और इंसुलिन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं एक तरीके से। तो उनमें आते हैं GLP-1 मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स 1 और आपके ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, GIP। ये जो हैं आपके GLP-1 और GIP, ये दोनों ही ड्रग आपके DPP4 एंजाइम की वजह से इनएक्टिवेट होते हैं, मेटाबलाइज्ड होते हैं और उनका कंसंट्रेशन कम होगा, तो वो इंसुलिन के एक्शन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम DPP4 इनहिबिटर यूज़ करते हैं ताकि वो एंजाइम ब्लॉक हो सके और जो आपके कंसंट्रेशन है आपके GIP और GLP-1 का वो इन्हेंस हो सके और जो एक्शन से वो प्रमोट हो सके, ठीक है। उनमें ड्रग आते हैं आपके लिप्टिन, जितने भी लिप्टिन है, ग्लिप्टिन बोल सकते हैं, जो भी आपका ग्लिप्टिन्स हैं ये आपके DPP4 इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन। तो ये जितने भी ग्लिप्टिन्स हैं, ग्लिप्टिन्स फॉर द DPP4 इनहिबिटर्स, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्लास का ड्रग है, जिसमें आते हैं आपके ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई टिश्यूज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, प्रॉपर्ली वो काम नहीं कर रहा है इंसुलिन उन रिसेप्टर्स पे, तब हम यूज़ करते हैं आपके बाइगोनाइड्स, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स में एक्टिवेट होने की वजह से ही बाकी जो आपका AMP के पाथवेज हैं, RS पाथवेज हैं, वो एक्टिवेट होंगे, उसके थ्रू आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन प्रोलिफरेशन वगैरह होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो AMP के एक्टिवेटर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं बाइगोनाइड, जिसकी फेनफॉर्मिन हो, मेटफॉर्मिन हो। तो फेनफॉर्मिन तो यूज़ आजकल नहीं होता है, मेटफॉर्मिन ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो ये आपका है ड्रग बाइगोनाइड्स। फिर नेक्स्ट है आपका थायाजोलिडिन डाइऑन्स, जिसमें आते हैं PPAR गामा, पेरोक्सिसम प्रोलिफेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, जो कि फैट सेल्स में, लीवर सेल्स में, सेल्स वगैरह में होते हैं, वो उनको एक्टिवेट होने से जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज का वो बढ़ जाता है। जिसमें आते हैं पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लाजोन। रोसिग्लाजोन जो है आपके 2010 में बैन हो चुका है इंडिया पे, बहुत सारे कंट्री बैन हो चुका है, क्योंकि इसमें सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ दिखे गए थे, जैसे कि CHF हो या एंजीना हो, माइक्रोलेसीमिया हो, ये कॉज कर सकता है। इसलिए रोसिग्लाजोन जो है आपके तो 2010 पे बैंड हो चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका रिटार्डेड द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ऐसे ड्रग जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को ही इनहिबिट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप ग्लूकोज लेवल भी आपके ब्लड में नहीं बढ़ेगा। उसमें आते हैं आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जिसमें आते हैं आपके एकार्बोस, वोग्लिबोस और मिग्लिटोल, ठीक है।
उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिससे की बात करें हम लोग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इनका हम करते हैं इनहिबिटर्स। ये जो SGLT2 है ये आपके जब भी ग्लूकोज हैं, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके किडनी पहुंचते हैं। किडनी पहुंचने के बाद इन जो SGLT2 है SGLT2 है, ये आपके होते हैं किडनी के जो नेफ्रॉन में जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें होते हैं। इसके थ्रू ही ग्लूकोज आपके रीएब्जॉर्ब होता है और रीएब्जॉर्ब होने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हम वहाँ पे किडनी पे जो आपके रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको हम ब्लॉक करते हैं। इसलिए हम लोग SGLT2 इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं ताकि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो इनहिबिट हो सके और आपके यूरिन के थ्रू वो स्किट आउट हो सके ग्लूकोज मैक्सिमम अमाउंट पे, ताकि ब्लड शुगर लेवल बढ़े ना, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं आपके ड्रग्स की बात करें तो उसमें आते हैं ग्लिफोजिन और कैनाग्लिफोजिन। जितने भी ग्लिफोजिन्स हैं याद रखिए, ग्लिफोजिन्स फॉर द SGLT2 इनहिबिटर्स जो कहाँ होते हैं आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। उसके अलावा जो ब्रोमोक्रिप्टिन है जो D2 एंटागोनिस्ट हैं, ये जो D2 एंटागोनिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं क्योंकि D2 एगोनिस्ट हैं, डोपामिन वगैरह हैं, आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो D2 एंटागोनिस्ट हम जो हैं इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं, सॉरी D2 एगोनिस्ट जो है इंसुलिन सिक्रेशन को कम करते हैं, इसलिए हम D2 एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं ताकि इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा सके। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, या इसको हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स बोल सकते हैं क्योंकि ये हम ओरली एक्टिव होते हैं, ओरली ले सकते हैं। बात करें इंसुलिन की तो जानते ही हैं इंसुलिन आपका मेजरली आपके पेरेंट्रल रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से ही हम इंसर्ट करते हैं। हम ओरली बहुत ही कम या जो है नए रिसर्च हो रहे हैं उस पर हम मेजरली जो है इंसुलिन को आपके इंजेक्शन फॉर्म पे, पेरेंट्रल फॉर्म पे, सबक्यूटेनियस फॉर्म पे ही यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो ड्रग हैं आपके ओरली एक्टिव ड्रग हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द डायबिटीज़, इंसुलिन एंड द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके सारी चीज़ें। So if you want to know this lecture, please take a screenshot in last, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.